तो इसमें ये इस तरीके से परावर्तन हुआ। तो ये सब हम देख रहे हैं जितने भी किरणें हैं ये सभी किरणें इस वाले बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, इस वाले बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। इसकी परिभाषा बताई थी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं उस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसमें किरणें हमेशा एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये जो सबसे पहले इसमें बनाएंगे उत्तल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। अब यहाँ देखो वस्तु इधर ही होगी सामने, तो ये हो गया ध्रुव P, इधर वक्रता केंद्र C। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये परावर्तक तल है, यहाँ से ये किरण वापस हो जाएगी। ऐसी दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरण वापस लौट जाएगी। तो जितनी भी किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं सबका परावर्तन हो जाएगा। इस तरीके से सबका परावर्तन होगा। अब हम देख रहे हैं ये जो चार किरण है ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही। ये दो ऊपर वाली दो किरणें ऊपर चलेगी, नीचे वाली दोनों नीचे चलेगी। ये दोनों किरणें चारों किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। और जब कहीं नहीं काट रही हैं तो इनका फोकस बिंदु भी नहीं बनेगा। और हम इन्हें डैश डैश करके पीछे मिलाएं। ये किरण ऊपर जा रही है और इसे डैश डैश करके इस तरीके से पीछे हटाएं। इस वाली किरण को भी पीछे हटा दें। जितने भी किरणें हैं डैश डैश करके इन सबको पीछे हटाते हुए चले जाएं। तो हम देख रहे हैं ये एक बिंदु ऐसा है जिस पर सभी किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो इसी बिंदु को हम कहेंगे फोकस बिंदु। इसीलिए इसकी परिभाषा उत्तल दर्पण की परिभाषा में लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक। और अवतल दर्पण में लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और जबकि उत्तल दर्पण में किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों में अंतर है। ठीक। और आज पढ़ना फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखो फोकस दूरी क्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। जैसे मान लो एक ये दर्पण है, अवतल दर्पण ही हम ले ले रहे हैं। एक ही अवतल दर्पण है, इसका ये हो गया ध्रुव P, इधर वक्रता केंद्र C। और हमने बताया था फोकस बिंदु कहाँ होता है, C और P इनके ठीक बीचों बीच में होता है फोकस बिंदु F। तो यहाँ हो गया ये फोकस बिंदु F। तो देखो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते थे, और जबकि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। जो फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसी दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से लिखते हैं। तो यही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ही पूछ लिया जाए फोकस दूरी किसे कहते हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोकस दूरी यानी फोकस बिंदु से परिभाषा स्टार्ट होगी कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये होता है, ये है इसकी परिभाषा फोकस दूरी की। तो हेडिंग डालो फोकस दूरी। फोकस दूरी हाँ फोकस दूरी। और इसमें लिखो फोकस दूरी में कि फोकस बिंदु को किससे लिखते हैं, कैपिटल F से। तो फोकस बिंदु के आगे ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल F। फोकस बिंदु ब्रैकेट में लिखना कैपिटल F। फोकस बिंदु से ध्रुव के ब्रैकेट में लिखना कैपिटल P। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। जो है एक बार फिर से बता दे रहे हैं डेफिनेशन कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। नई लाइन से एरो बना के लिखो। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया। अब एक संबंध बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में। ये या तो ये संबंध पूछा जाता है और संबंध नहीं आया तो यहाँ से पहली बात तो ये सूत्र ही पूछ लेते हैं। जो अभी आगे हम सूत्र पढ़ाएंगे या ऑब्जेक्टिव में हमें मिल जाता है। सूत्र नहीं पूछा जाएगा तो इससे एक न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव जरूर मिलता है हर साल बोर्ड परीक्षा में। देखो वो कौन सा सवाल है, वो सूत्र कौन सा है। तो अगली हेडिंग लो, फोकस दूरी, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल है, फोकस दूरी है तथा वक्रता त्रिज्या आर में समान। जहाँ आर होती वक्रता त्रिज्या, आर बराबर वक्रता त्रिज्या और एफ बराबर फोकस दूरी, ये संबंध होता है। ये हेडिंग लिखो कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध, और वो संबंध नीचे बॉक्स में लिखना आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटे 2, और इसे बॉक्स में बंद कर लेना। नीचे लिखना जहाँ आर बराबर वक्रता त्रिज्या तथा एफ बराबर फोकस दूरी। अभी ये बताएंगे ये सूत्र कहाँ से बनता है, आर बराबर 2f, ये सूत्र बताएंगे कैसे आया। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है सूत्र से। देखो ये कैसे करके सूत्र बना है। जैसे हमसे लिखा है, हमसे पूछा है, क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि फोकस दूरी का है यानी कि एफ, और वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर और एफ में हमसे संबंध पूछ रहा है। तो आर और एफ में संबंध ध्यान रखना, आर बराबर 2f होता है। या इसी में हम क्या करेंगे, 2 हैं, इस 2 को आर के बटे में भेज दें, क्योंकि एफ के गुणा में ही तो 2 है, तो इस 2 को हम इसके बटे में भेज सकते हैं, आर के बटे में। तो एफ बराबर आर बटे 2 सूत्र ये इतना हो जाएगा। तो तुम्हें एक याद करना, ये नहीं दोनों याद करो। ये वाला याद करना आर बराबर 2f, ये सिंपल है, आर बराबर 2f सिर्फ इतना याद करना, वरना कहीं दोनों याद करो। और ये वाला याद मत करना, क्योंकि इससे बटे वाले में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आर बराबर एफ बटे 2 होता है या एफ बराबर आर बटे 2 होता है, इससे कन्फ्यूज हो जाओ। सीधे यहाँ से जान लो आर इक्वल टू 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। हाँ बस इतना। अब देखो ये सूत्र आता कहाँ से है। हालांकि अधिकांश लोग क्या करते हैं, केवल सूत्र लिखा देते हैं, आर बराबर 2f होता है, लेकिन हम समझाते हैं तो ये सूत्र आता कहाँ से है, आर बराबर 2f। देखो यहाँ से वक्रता केंद्र C से P तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होगी, ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, इसी को तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या, और हम r का मान यहाँ से निकालें तो हम देख रहे हैं कि F से P तक की दूरी यानी फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी, इसका मान F है, इसे F से लिख रहे हैं। F से P तक की दूरी देखो कितनी है, F स्मॉल f, और C से F तक की दूरी कितनी होगी, ये भी स्मॉल f होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट F, ये C और P इनके ठीक बीचों बीच में ही तो है। ऐसा ऐसे करके समझ लो, ये कोई पॉइंट है A, ये है B,
अब इन ए और बी इनके बीच में कोई बिंदु है पी, और ये बीचों बीच में स्थित है। और हम तुमसे कह दें कि पी से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर है या 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है। तो ए से पी तक की दूरी कितनी होगी? वो भी 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में है, बीचों बीच में है। तो अब ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 10 20 टोटल हो जाएगी। ऐसे जब यहाँ से एफ से पी तक की दूरी ये एफ है, तो सी से एफ तक की दूरी ये भी तो एफ हो जाएगी, क्योंकि एफ बिल्कुल इनके बीच में मध्य में स्थित है। तो अब देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है, तो आप आर का मान निकालें। तो ये पूरा आर है और ये पूरा आर किसके बराबर है? इतना ये एफ है, इस एफ को लिखो प्लस यहाँ से यहाँ तक की ये कितना है? ये भी एफ है, दोनों को जोड़ो तो एफ और एफ 2f हो जाएगा। तो यहाँ से आता है ये सूत्र। इसीलिए हमने तुम्हें बताया था कि जो फोकस बिंदु है ये बिल्कुल सी और पी इन दोनों के बीचों बीच में होता है। इसीलिए जितना भी सूत्र बनता है आर बराबर 2f, और यही संबंध होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे के लिए प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो तुम्हें आर या एफ इनमें से किसी एक का मान दिया जाएगा। मान लो आर का मान हमसे हमें दे दिया, जैसे मान लो एफ का मान हमें दे दिया कि एफ का मान 10 सेंटीमीटर है, कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर का मान पूछा जाएगा। तो यही सूत्र लगाएंगे आर बराबर 2f। आर हमें निकालना है, तो आर के आर 2 के 2 और एफ का मान 10, तो वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना हो जाए? 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा, या तो आर का मान पूछा जाएगा या एफ का मान पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता जरूर है, हर साल पहला ही ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, आर और एफ में संबंध। तो आर और एफ या ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, या आर और तथा एफ में संबंध बताइए। तो आर और एफ में संबंध ये होता है आर बराबर 2f, ये ध्यान रखना। ठीक, अभी इस पर क्वेश्चन कैसे करके आते हैं वो भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे करके पूछा जाएगा। देखो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे करके आते हैं। यहाँ से मान लीजिए पूछ लिया, प्रश्न इस तरीके से आता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है, और ऑब्जेक्टिव आते हैं इस तरीके से 2r = 2f और r = 3f, चौथा f = r/2। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव कौन सा सही हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव दूसरा f बराबर 2r, f बराबर 2r तो होता ही नहीं, r बराबर 2f होता है। ऑब्जेक्टिव हाँ चौथा वाला सही होगा। हमने अभी क्या कहा था, ध्यान रखना, r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f, कंफ्यूज हो जाओगे। जो r से r तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर f बचेगा, जबकि ये संबंध होता नहीं है, तो ये तो गलत है। f बराबर 2r, तो f बराबर 2r नहीं होता है, r बराबर 2f होता है, तो इसीलिए ये भी गलत। और 3 तो कहीं सूत्र में होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत। f बराबर r/2 ये संबंध होता है और ये वाला संबंध होता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव चौथा वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। और ऐसे इस पर जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो न्यूमेरिकल में बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे करके आते हैं, वो भी हम बताएंगे। अब इसके बाद आगे पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में, कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक, अभी पढ़ा रहे हैं दोनों। एक नोट पॉइंट बोल रहे हैं, ये नोट पॉइंट देखो, अधिकांश ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो नोट
समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, और ब्रैकेट में इस तरीके से अनंत का निशान बना लेना, अनंत होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो ऑब्जेक्टिव ये प्रश्न आया, तो पहला ऑप्शन इसमें था 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑब्जेक्टिव 100 सेंटीमीटर, तीसरा अनंत, इस तरीके से अनंत, और चौथा कोई नहीं। तो बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो 25 सेंटीमीटर ये तो होती नहीं है, 100 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगी, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, या चौथा ऑप्शन हो सकता है कि इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ध्यान रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और अनंत क्यों होती है ये भी समझो, इसकी फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। तो पहले फोकस दूरी बनती कहाँ से है? जहाँ पर फोकस बिंदु होता है, तो फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही तो हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी जो है किस पर निर्भर होती है? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही तो हम फोकस दूरी कहते हैं। जहाँ से फोकस बिंदु हमें मिल जाए, तो वहीं फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी हो जाएगी। तो फोकस दूरी निर्भर करती है फोकस बिंदु पे, और कहीं हमें फोकस बिंदु मिल जाए तो वहाँ से ध्रुव तक की दूरी हम नाप लेंगे, और वही फोकस दूरी होगी। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, जो अनंत, इसकी फोकस दूरी क्यों होती है? ये कोई एक समतल दर्पण है, इधर से किरणें आई, तो ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल में क्या होता है, किरणें वापस लौट जाएंगी। तो समतल दर्पण में क्या होगा, ये किरण सीधे जा रही है, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरण कहीं भी नहीं मिलेगी, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो जितनी भी किरणें होती हैं वो सीधे जाती हैं और सीधे ही वापस आ जाती हैं। ये किरण सीधे गई, यहाँ से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये वापस लौट गई। ऐसे ये किरण सीधे गई, सीधे जाने के बाद परावर्तन होगा और सीधे ही वापस लौट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि समतल दर्पण में जितनी भी किरणें हैं ये सभी सीधे जा रही हैं और सीधे ही वापस लौट जा रही हैं, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। और जब कहीं नहीं काट रही हैं तो उनका फोकस बिंदु भी नहीं मिलेगा, और जब फोकस बिंदु नहीं मिलेगा तो हम फोकस दूरी भी नहीं नाप सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसीलिए हम इसकी फोकस हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं इधर कहीं अनंत पे एक दूसरे को काटेंगी, इसीलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। बात आई समझ में? क्योंकि किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं, इसीलिए। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब इसके बाद पढ़ना प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वो पढ़ना है। जो बोर्ड परीक्षा में संबंध आता है, अभी तक के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने जितना पढ़ा दिया है उसमें से क्वेश्चन कैसे करके पूछे जाते हैं, वो जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देखो कैसे करके आएंगे। कि प्रकाश क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम ये पढ़ा चुके हैं प्रकाश क्या है, कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश की विशेषताएं, तो पहली विशेषता, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये 5 विशेषताएं बताई थी। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, नियम भी समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने बताया था
कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा इसका नियम था कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दर्पण क्या है तथा दर्पण के प्रकार भी बताइए। तो दर्पण में हमने बताया था कि जब किसी चमकदार तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो इसे दर्पण कहते हैं। तथा दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण, नंबर 2, गोलीय दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण के फिर से दो प्रकार होते थे। नंबर 1, उत्तल दर्पण, नंबर 2, अवतल दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से को परिभाषित कीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह दर्पण जो इसमें बताया था उत्तल, उत्तल का परावर्तक तल कैसा होगा, उत्तल उसे उठा हुआ, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये बताया था। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध बताइए। तो अभी ये हमने बताया था आर बराबर 2f ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। या तो अनंत इस तरीके से लिखें या तो हो सकता है इस तरीके से निशान दे दिया जाए। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी कह दिया जाए या फिर सिर्फ जितना पूछ लिया है फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। तो फोकस दूरी में आज ही पढ़ाया कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। बस इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक के हमने जितना पढ़ाया उसमें से इतने क्वेश्चन बनना है और यहीं से इतने आते हैं। अब कल तुम्हें पढ़ाएंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएं तो एक बार उसे अपने आप बुक में पढ़ के आया करो। रोज़ पढ़ के देखना, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना कल हम समझाएंगे ही। अगर तुम लोग एक बार खुद पढ़ के आओगे उसके बाद हम समझाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके कल संडे है, कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे।